नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज आपका 2 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये तो आप भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले वाले शिफ्ट में हमने बताया था कि भाई एमपी के अंदर सबसे ज्यादा जनजातीय समुदाय निवास करते हैं और थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, जहां पे फर्टिलिटी रेट आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं के बाद जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। 2011 में जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जो अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत सबसे अधिक है ये आपका है जो है मध्य प्रदेश। आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा और इसी प्रकार से ग्राफिकल वे में मैंने जो है आपको जनगणना से रिलेटेड सारा जो है आपको फैक्ट दिया था। तो आशा करते हैं कि आपने देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जनगणना वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आज 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तीनों शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन आई है। तो सबसे ज्यादा जो आपका परसेंटेज है एसटी का ये आपका मध्य प्रदेश में है, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान पे ओडिशा है। और कभी भी कोई चीज पहला नहीं याद रखे, कम से कम पहला, दूसरा और लास्ट याद रखना है, तो सेकेंड लास्ट भी याद रखना है। तो इस प्रकार से आजकल काम होती है दादा। इनके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो सबसे कम जो आपका एसटी है ये आपका गोवा में है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, गोवा में सबसे कम जो है आपकी एसटी समुदाय के लोग निवास करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गोवा में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, ये बात आपको भी जानना है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक गोवा में ही निवास करते हैं 2011 के अनुसार। अगर भाई लोगों के तादाद के अनुसार बात करें कि सबसे अधिक लोग कहां पे शहर में रहते हैं, तो महाराष्ट्र। अब परसेंटेज के हिसाब से तो गोवा, समझ गए। इसके अलावा सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक रूरल जो जनसंख्या पॉपुलेशन है ये उत्तर प्रदेश में है। और सबसे अधिक जो ग्रामीण तो हो ही गया, शहरी महाराष्ट्र बता ही दिए। ओवरऑल सबसे अधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम सिक्किम में है। इसके अलावा 2-4 चीज और ध्यान रखना है, जैसे सेक्स रेशियो अगर आपका कहेगा राज्य में तो केरल है और केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो पुदुचेरी है ना। लिटरेसी रेट सबसे अधिक राज्य में कहेगा तो केरल और केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है, लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो। और डेकेडिकल ग्रोथ जो रहा था 17.64% रहा था। लिटरेसी रेट ओवरऑल रहा था 74.04, जिसमें मेल का रहा था 82.14 और फीमेल का रहा था 65.46%। ठीक है, तो ये कुछ आपका डाटा है। फर्टिलिटी रेट के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। 2011 के बारे में पूछता है डायरेक्ट जनगणना के समय, तो आपको जो है 2.4 अगर ऑप्शन में है तो सबसे बेस्ट है, नहीं ऑप्शन है तो इससे कम वाला जो है उसको मारना है। 2013 के अनुसार पूछ रहा है तो 2.3 मारना है। 2015-16 के अनुसार पूछ रहा है तो 2.2 मारना है। और अब भी अगर 2020 तक की बात कर ले रहा है तो 2.1 मारना है। ये आपका फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है। ठीक है, तो ये सब जो है जनगणना के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट जनगणना होगी वो कैमा जनगणना होगा गुरु, तो 16वां जनगणना होगा। पिछला जनगणना 15वां हुआ था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर इसी में आपसे कुल्लू लगा के पूछ दे कि अभी जो जनगणना होगी 21 में जो होने वाली है, अभी डिले है लेकिन नाम तो 21 का ही होगा, तो ये जो कैमा जनगणना आजादी के बाद होगा तो बताइएगा 8वां होगा। इसके अलावा प्रसूति सहायता नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? जो आपका डीपीएसपी के अंतर्गत कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो प्रसूति होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको जो है चिकित्सीय लाभ जो है मुहैया कराना जो है रखा गया है, राज्यों का कर्तव्य इस प्रकार का। तो ये जो व्यवस्था है आर्टिकल 42 में किया गया है। देखिए आज मैं पूरे दिन इन एग्जाम को ऑब्जर्व कर रहा हूं। डीपीएसपी जो है ये हमारा अब जो जितने भी प्रचलित आपके जो भी आर्टिकल हैं वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे 44 नहीं आ रहे हैं, 40 नहीं आ रहे हैं, 48 नहीं आ रहे हैं, 50 नहीं आ रहे हैं, 51 नहीं आ रहे हैं। ये जो भी प्रचलित आर्टिकल है जो एग्जाम की रीड होती है, यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन कहां से कर रहा है? तो क्वेश्चन वहां से कर रहा है जो इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी मुझे ध्यान देने की जरूरत हो गई है और मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है। जो पुराने वाले आर्टिकल हैं डीपीएसपी का वो नहीं रखा है मैंने, अब जो है वो आर्टिकल रखा है जो आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि मेरा काम ही है एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलवाना भाई, है ना। तो ये आर्टिकल 42 में जो है प्रसूति को लाभ प्राप्त होता है। काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये जो भी आपके फैक्ट है यहाँ पे आर्टिकल वाली जो इंटरनल आर्टिकल है इस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये लक्ष्मीकांत के से मैंने लिया हूँ, लक्ष्मीकांत
मत की बुक आप जानते ही होंगे भाई, है ना, तो वहां से लिया हूं, है ना। तो ये जो आपका आर्टिकल 39 का है, ये आपका निःशुल्क एवं विधिक न्याय है, खास करके जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए। इनके अलावा अनुच्छेद 45 क्या कहता है भाई कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है मिलना चाहिए। इस प्रकार से बात जो है डीपीएसपी के अंदर भी करा गया है। शिक्षा वाली बात जो है आर्टिकल 21 के ए में फंडामेंटल राइट के थ्रू भी करा गया है। शिक्षा वाला बात आर्टिकल 51 के ए के पार्ट 11 में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो वर्णित है लास्ट वाला, वहां भी करा गया है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। शिक्षा की जो जानकारी है वो हमें 3 जगह मिल जाती है। एक तो फंडामेंटल राइट में मिलती है जी आर्टिकल 21 के ए में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका फंडामेंटल राइट है। एक हमें मिल जाती है आर्टिकल 45 में, ये डीपीएसपी के अंतर्गत मिल जाती है, और ये कहता है कि भाई 14 वर्ष तक उम्र जो बच्चे पूरे नहीं किए हैं उनको शिक्षा लेना जो है देना राज्यों का कर्तव्य। इस प्रकार से जो है राज्य को व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा जो आर्टिकल 51 के ए के अंतिम पायदान है यानी 11वां, उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था कराना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। तो ये सभी जो है बच्चों और शिक्षा संबंधित 3 जगह आपके संविधान में ब्रेक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि जो समाज में कमजोर तबके के लोग हैं, जो समाज में कमजोर तबके के लोग हैं, खास करके एससी एसटी या फिर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि भाई जो भी नुकसानदायक एल्कोहलिक पदार्थ है, जो भी एल्कोहलिक मैटर है, उनको जो है आपको बंद करना है और प्रतिबंध पे निषेध लगाना है। ये राज्य की जवाबदेही है ना। लेकिन ये सब होता है क्या? हाँ, बिहार में तो फिलहाल दारू बंद है भाई, है ना। इनके अलावा खाली दारू थोड़ी है शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला, बहुत सारे चीज है भाई। अनुच्छेद 43 बी में क्या कहता है? सहकारी समिति की गठन है। सहकारी समिति से संबंधित अगर भाग आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? 9 का बी, और नगर पालिका से पूछे तो 9 का ए, ग्राम पंचायत से पूछे तो खाली छुच्छे 9, है ना। तो ये तीनों जरूर ध्यान रखेंगे। ये आपका खाली 9 रहेगा ग्राम पंचायत, 9 का ये रहेगा नगर पालिका, 9 का बी रहेगा संविधान के भाग यानी पार्ट। तो ये आपका किससे? 9 का बी सहकारी समिति से है। ठीक है। इनके अलावा अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 49 में जो सरकारी संपत्ति होती है या सभी की संपत्ति होती है, जो भी आपका सरकारी टाइप से, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह हो गए, है ना, अस्पताल की बिल्डिंग वगैरह हो गई, जो भी है ना, जिससे सबकी हित होती है, उनकी रक्षा या प्रोटेक्शन देना। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 49 है। देखिए, इससे पहले जो आज शायद फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो था, जो 7वीं संविधान संशोधन है, और मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया भी है, लेकिन वहां पे जो 7वां संविधान संशोधन है ना, ये 2 गो जो है, एक राज्य के लिए 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट या जो न्यायालय वाली व्यवस्था है ना, उससे संबंधित है। वहां पे मुझे राज्यपाल राइट हो गया है, तो उसे सुधार लीजिएगा, मैं सुधार करवा दूंगा, वो पीडीएफ में सुधार करके ही दूंगा, लेकिन फिर भी, है ना। इनके अलावा जंगली गधा भारतीय के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क ये आपका गुजरात में स्थित है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा गिर नेशनल पार्क में? तो ये एशियाई शेर के लिए प्रचलित है, लेकिन बंगाल टाइगर कहेगा तो फिर आपको सुंदरबन डेल्टा जाना पड़ेगा, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये काफी प्रचलन में है आजकल, ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि यह जो है सौर ऊर्जा से संचालित इंडिया का पहला गांव बन गया है मोढेरा, जो किस जिला में है? गुजरात के मेहसाना जिला में। इसके अलावा कच्छ के रण मिल जाएंगे आपके, काठियावाड़ी जो प्रायद्वीप है ये मिल जाएंगे, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मिल जाएंगे, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे, नमक अनुसंधान केंद्र मिल जाएंगे, आनंद डेयरी उद्योग मिल जाएंगे, सीएनजी टर्मिनल मिल जाएंगे, मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम मिल जाएंगे, सोमनाथ मंदिर मिल जाएंगे। ये सभी के सभी कहाँ है दादा? तो ये सभी के सभी गुजरात में स्थित है भैया, तो इन्हें जरूर ध्यान रखे, है ना, गुजरात में। इनके अलावा जो ये मोदी साहब वाला स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम है। और सोमनाथ मंदिर इसलिए नीचे लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो है गजनी ने आक्रमण किया था। 1025 के आक्रमण जो है फेमस हुए थे गजनी के लिए। इनके अलावा मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू किया था? भैया मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने 1571 में शुरू किया था। ऐसे ढीम ढाम पहले से ही देने लगा था, लेकिन ये जो लागू हुआ ये 1571 में हुआ। अकबर ने 1571 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा की शुरू करी थी। अकबर 1556 में पानीपत की एक दूसरी लड़ाई होती है जिसमें हेमू को हराता है और जो है मुगल वंश के तीसरे शासक के रूप में जो है राज्याभिषेक करवाता है। कहां पर?
कलनौर में करवाता है। ये कलनौर कहाँ पे है? पंजाब में है। और उस समय अकबर की 13 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। ठीक है, अकबर को जो प्रारंभिक दिन में संभालने वाले थे वो बैरम खान थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? तो 1579 1500 जो है नवासी ने भाई 79 हो जाएगा, 79 है ना, 1579 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनावा था। उसी प्रकार से जो है राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके जो दरबारी थे वो नवरत्न थे, क्योंकि इसके दरबारी को नवरत्न कहा जाता था, जो 9 गो पढ़े लिखे इंसान हुआ करते थे। राजा मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, है ना, फैजी भी था, अब्दुल रहीम खान खाना थे, है ना, तो ये सभी इनके दरबारी थे भाई। मुल्ला दो प्याजा, है ना, तो ये सभी के सभी जो है आपके अकबर के दरबारी थे, इन्हें नवरत्न कहते हैं। जो विक्रमादित्य के जो दरवाजा मतलब दरबान जो आपका क्या बोल सकते हैं इसको, विक्रमादित्य की सभा जो सुशोभित होते थे जो विद्वानों से, उनको भी नवरत्न ही कहा जाता है। ठीक है, तो भाई बड़ा डिफिकल्ट होता है भाई इसे सब, है ना। इनके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? अच्छा, विक्रमादित्य नहीं समझे, चंद्रगुप्त सेकेंड भैया, चंद्रगुप्ता सेकेंड को विक्रमादित्य भी कहते हैं, जो समुद्रगुप्त के पुत्र थे, और इन्हीं के काल में फहियान जो है भारत आए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2018 में। नीरव मोदी का नाम सुने हैं? नीरव मोदी बहुत सारे पैसे लेके भाग रहा था यहाँ से, तो इन्हीं चीजों को, क्योंकि इससे पहले जो है ये क्या बोलते हैं इनको, विजय हजारे भैया, कौन बोलते हैं, एक माल्या, कोई माल्या है ना, विजय माल्या, तो वो अपना रूप दिखा दिया था। फिर बाद में नीरव मोदी ने अपना रूप दिखाया। तो ऐसे चीजों से जो बड़े बड़े गबन करके जो है देश छोड़ देते हैं कानून से बचने हेतु, है ना, तो ऐसे चीजों पे अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने 2018 में भगोड़ा अधिनियम पेश पारित किया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। ये वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। नीरव मोदी के नाम से आप स्पष्ट समझ गए होंगे, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना। और जो मैंने बताया कि वे देश छोड़ के लोग भाग जाते हैं, तो इन चीजों से निजात दिलाने के लिए जो ऐसा अधिनियम को पारित करा गया था। टिल जनवरी 2023 डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक कौन है ना भाई? जनवरी 2023 के अनुसार, है ना, DGCA हो जाएगा इनका, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक कौन है? अभी एविएशन शब्द से कुछ याद आया? बता चुका हूं आपको कि जहां भी ये एवी शब्द लगा रहता है ना, AVI, है ना, इसे एवी पढ़ते हैं, ये मतलब पक्षी से संबंधित होते हैं। ये पक्षी का रूट वर्ड है, जैसे एवेरी, है ना, एवेरी, है ना, एविसाइड, अगर साइड लगा देंगे सुसाइड वाला साइड, तो भाई मृत्यु हो जाएगी उनकी, है ना। तो इस प्रकार से, तो इसी से एविएशन बना है, क्योंकि एविएशन जो आपका विमान का जो डैना होता है ना, पक्षी के डैना से जैसे मिलता जुलता है भाई, है ना, तो इन्हीं से लिया गया है, प्राचीन काल में लिया गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एवी जो है पक्षी का रूट वर्ड है ना, तो ये भी एविएशन होता है ना। तो ये विक्रमदेव दत्ता जो है ये आपका वर्तमान में DGCA के महानिदेशक हैं, है ना। तो इनके अलावा और भी आपको कुछ देख लेना है, जैसे महानिदेशक आपका जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं वो आएगा, तो आप तो छोड़ोगे नहीं। अब नया नया जो मतलब जिनके कम प्रचलन में है उनसे इस शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, तो आपको जो है थोड़ा बहुत इरडा वगैरह का देख लेना है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का देख लेना है, नाबार्ड का देख लेना है, इसके अलावा जो नडमा वगैरह हैं उनका देख लेना है, CBI का देख लेना है ना भैया। निम्नलिखित में से कौन एक्ट्रेस और नृत्यांगना का 2011 में पद्म पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था, यहाँ पे भूषण कर लीजिएगा, है ना। देखिए आज जो तीनों शिफ्ट में प्रश्न आए, ये ऐसे कैरेक्टर से प्रश्न आए जो हीरोइन हो या नृत्यांगना हो, जो गायक हो और डांसर हो, मतलब एक से अधिक क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त हो और उनको कोई अवार्ड दिया गया है, तो ऐसे कैरेक्टर से प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो आज जो है वहीदा रहमान को जो है 2011 में, इनको कई पिक्चर में आप देखे होंगे, है ना, तो इनको जो है मिला था आपका पद्म भूषण, और सबसे पहले इनको जो है पद्म श्री भी मिला था इससे पहले। हेमा मालिनी को ध्यान रखेंगे 2000 में पद्म श्री मिला है, क्योंकि हेमा मालिनी जो है शोले में बसंती और इधर जो है नर्तकी भी हैं, अच्छे डांसर भी हैं, तो इनको जो है आपका पूछा जा सकता है। फ्लाइट मनी का उदाहरण कौन सा नहीं है? मुझे तो कोई ऑप्शन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फ्लाइट मनी जो है ये आपका जो मनी हम लोग अभी देखते हैं वो फ्लाइट मनी के अंदर ही आ जाता है। जैसे मेरे पास अगर 20 रुपए की नोट हो तो ये फ्लाइट मनी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे जो भी मुद्रा होगा नोट वगैरह वाला, जो मतलब कोई भी कहीं पे भी जाओ तो चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसे हम फ्लाइट मनी देसी भाषा में कह सकते हैं। बाद बाकी जो चेक वगैरह होते हैं, बुलियन वगैरह होते हैं, या सोना चांदी के बिस्किट के रूप में जो मुद्रा होते हैं,
ये सब क्या होते हैं, अलग होते हैं, ये फ्लाइट मुद्रा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यही चीज मैं अपने भाषा में यही देसी स्टाइल में लिखा हूं भाई, है ना। मैं चाहता हूं कि आप भी समझ जाओ क्या करना है किताबी भाषा भाई, एग्जाम पास करना है आपको। गदर आंदोलन की शुरुआत लाला हरदयाल ने कहाँ किया था, है ना। तो 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया था। ठीक है, 75 बार बताया गया क्वेश्चन है। 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहां पर हुई थी, तो लंदन में हुई थी। और कौन किए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब किए थे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास साहब किए थे। 1894 में महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर करा था, तो देश के बाहर साउथ अफ्रीका में, क्योंकि आप अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि भाई ये जो है 1893 में अफ्रीका चले गए थे। हालांकि 1894 है, कहीं कहीं इससे बड़ा भी ईस्वी रहे तो आपको मार देना है, क्योंकि यहां से स्टार्टअप लिया था, लेकिन ये पूर्णतः बन के तैयार नहीं हुआ था। ठीक है, इनके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना ये कब होती है, 1901 ईस्वी में हुआ था। आज तक जहां भी क्वेश्चन पूछा है सिर्फ ये पूछा है कि नेटाल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना है किसने करा, तो गांधी जी। अच्छा, गांधी जी से एक चीज और, हरिजन वाला जरूर ध्यान रखिएगा। हरिजन वाला जो है 1932 में करे थे हरिजन संघ की स्थापना इंडिया के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है असहयोग आंदोलन वगैरह, दांडी मार्च वगैरह, है ना। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता, बेलगांव अधिवेशन 1924, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, खेरा सत्याग्रह 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917, गांधी जी की मृत्यु 1948, ये सभी के सभी बता चुके हैं। तो एक ही चीज को जो है बार बार सही नहीं रहता है। हाल में ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हुए मध्य जो है ओडीआई श्रृंखला में भारत ने प्रथम मैच में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिला है। अब ये प्रश्न क्यों जो है बना है आप भी समझिए, क्योंकि अगले ही मैच में एक बार तो जीत लिए बड़े धूमधाम से, जाके मिठाई उठाई केक खाए, और अगले ही मैच में ऐसे पटकाए कि फिर जो है मिठाई क्या यहाँ पे रोटियों नहीं जा रहा है अंदर, है ना। तो 5 विकेट से जीता था पहला मैच, है ना। भारत ने पहला वनडे मैच 5 विकेट से जीता। इसमें आपके यहाँ पे स्कोर कार्ड दिख रहे होंगे, जिसमें ये जो है केएल राहुल, सुनील शेट्टी साहब का ये दामाद जी हैं, है ना। तो ये कितने रन बनाए थे भाई, 75 रन, है ना, 91 गेंद में। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके स्कोर कोड है, और अगले मैच में क्या हुआ तो ये सभी जानते हैं। इनके अलावा भारत के संविधान में किस भाग को सिर्फ सरकार के द्वारा चलाया या बंद किया जा सकता है। आपको याद है क्या, मैंने एक बात बताया था कि भाई डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट है उसमें क्या फर्क है। अगर याद हो तो ये क्वेश्चन बना के आएगा वो बच्चा जिन्होंने सुना होगा। तो मैंने बताया था कि भाई डीपीएसपी जो है ये कभी भी परिवर्तनीय नहीं है, ये चेंज नहीं होता है, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों ना लगा हो, ये चेंज होने की कोई भी इसमें बात ही नहीं है। लेकिन जो आपका फंडामेंटल राइट है जी, ये विषम परिस्थिति में चेंज हो सकती है। या तो अभी जैसे समान स्थिति है तो मुझे प्राप्त है, जैसे ही असमान स्थिति होगा ये मुझसे सरकार छीन भी सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार को जो है सरकार विषम परिस्थिति में आपसे खींच सकता है, छीन सकता है ना। तो इसको सिर्फ सरकार जो है चलाने के लिए जिम्मेवार है। बाद में कि डीपीएसपी तो परिवर्तनीय है ये नहीं, तो ये क्या खींचेगा और क्या बंद होगा, है ना। इसके अलावा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में रखा गया है। इनके आर्टिकल को मैं बांट दिया हूं, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18। इसके अलावा मैंने बताया 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, 19 में भी 6 पार्ट मैंने अलग अलग बताए थे, जो कल मैंने आपको इसका एक इमेज भी दिखाया था। इनके अलावा 19 के 1 के ए में क्या है, बाह्य व्यक्ति का अधिकार है। फिर आप कहीं भी घूमोगे, कहीं भी जमीन खरीदोगे, सहकारी समिति बनाओगे, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक करोगे, ये सभी आपके 19 के जो पार्ट है ना यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा हमारा 20, आज हमारा 20 के 2 से क्वेश्चन आ चुका है कि एक अपराध के लिए डबल सजा जो है नहीं दिया जाएगा दोबारा। मैंने 20 का 3 भी आपको बता दिया है भाई, 20 का 3 भी बता दिया है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी प्रकार से 22 का 1-2 बता दिया हूं, वो ध्यान रखना है। और मौलिक कर्तव्य वाला सीट आपके पास होगा ही, देखिए मैं फिर भूल गया, कंबाइंड सीट वाले में जोड़ दूंगा। जो मौलिक कर्तव्य के अलग अलग पार्ट हैं, 51 के 1 का 1, 1 का 2, इस प्रकार से उन्हें भी देख लेना है, क्योंकि आजकल जो है आर्टिकल मेन वाले से नहीं आता, उनका जो बेटा पोता अलग से निकल गया है उनसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ब्रांच से, है ना। इनके अलावा तो समझ गए, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार जो है विशेष परिस्थिति में परिवर्तनीय है, और मौलिक डीपीएसपी जो है परिवर्तनीय नहीं है, यानी अपरिवर्तनीय है। तो भाई मौलिक अधिकार को ही सरकार जो है आपको आपातकाल में छीना जा सकता है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि एक जो मतलब भाग है ये आप सरकार के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो भाग 3 हो गया आंसर। इसके अलावा निम्नलिखित में से किससे लैक्टोज की प्राप्ति होती है, ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। भैया लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गलैक्टोज इन दोनों जब मिला जुला अवस्था में रहता
रहता है तो इसे से लैक्टोज रहता है। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण कह सकते हैं आप। यहाँ पे फ्रक्टोज को देख लेते हैं। फ्रक्टोज क्या है? यह ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है। ये एक सरल मोनोसेक्राइड है। ये आपको मैंने, देखिए किताबी भाषा है, किताबी भाषा पे मत जाइए। मैंने आपको बता रखा है कि 2 ही 3 चीज याद रखना है। माल्टोस, माल्टोस को जो है आपको डाइसेक्रेट में याद रखना है। मैंने बताया था कि माल्टोस को जो है आप डाइसेक्रेट में याद रखेंगे। इनके अलावा जो सेलुलोज हैं इनको आप जो है पॉलीसेकेराइड के अंदर याद रखेंगे। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे सेकेराइड हैं, और सारे सेकेराइड क्या होते हैं? अपने आप में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमें ऊर्जा देने का काम करता है। इसके अलावा जो आपका मैंने बताया है कि भाई जो ग्लूकोज वगैरह हैं ये क्या होता है? मोनोसेकेराइड हो जाता है। मोनो माने एक होता है, जो ग्लूकोज वगैरह हैं ये मोनोसेकेराइड हैं। मोनो, तो मोनो माने एक, मतलब यहाँ से टूटने वाला कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं है, क्योंकि एगो है टूट गया तो आधा ना हो जाएगा जी, तो यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। जो डाई वाला है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके कि भाई इनके टूटने से क्या क्या बनते हैं, और ये डाई वाला किस किस के संयोग से बनता है। भाई एक बार इधर से पूछ दिया, एक बार इधर से पूछ दिया, सिंपल सी बात है। किस टूटने से क्या क्या बनेगा और किसके किसके जुड़ने से ये चीज बनेगा। तो इनको जो है तीनों को जरूर ध्यान रखना है आपको। सेलुलोज तो पॉलीसेकेराइड ही हो गया। इसके अलावा डाइसेकेराइड के जो भी उदाहरण है आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, काम आएगी। एक प्रश्न पूछा गया है, स्टार्च के पाचन कौन में सहायक है, या फिर स्टार्च को कौन तोड़ता है, या फिर स्टार्च के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये तीनों में से जो है एक लैंग्वेज आपके क्वेश्चन का था। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, 100% नहीं है ये, फिर भी आपको बता दूं कि जो स्टार्च है इसकी पाचन तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है ना। लार में टाइलिन नामक एंजाइम हो जाता है जो स्टार्च के पाचन पे काम स्टार्ट कर देता है मुंह में, है ना। तो ये तो आप मैंने पहले ही बता चुका है। पेप्सिन रेडिन के बारे में आपको जानकारी है ही, क्योंकि पेट से निकलने वाला ये एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन पे काम करता है। क्या पूरा नहीं पचाता है, लेकिन प्रोटीन को जो है पेप्टाइड्स में बदल देता है, जो सरल प्रोटीन का रूप है। और रेनिन जो है दूध से आए हुए प्रोटीन केसिन को पचाता है। अरुणाचल प्रदेश के एक डांस पूछा गया जो जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है, तो टापू नृत्य भी जनजातीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो बताइएगा कि यही था कि फिर आप जो है सांगपो भी एक प्रकार का जो फेस्टिवल होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर युद्ध नृत्य भी होता है, ये भी जनजातीय नृत्य ही है। तो बताइएगा कि क्या था जो है ऑप्शन में, है ना। सोलुंग त्योहार भी है ना, अरुणाचल प्रदेश में होता है लेकिन ये त्योहार है। ये मोपिन त्योहार भी है, लोसार फेस्टिवल भी है। तो ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश के। आप बताइएगा कि क्वेश्चन का ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि केरल के प्रमुख त्योहार क्या स्थानीय भाषा में। अब त्योहार का नाम पता रहता तब ना, तो अब नहीं पता है, नहीं बता पाए भाई। जो क्वेश्चन छूट गया है, जब अगला वीडियो लाऊंगा तो उसमें इंक्लूड रहेगी, है ना। इनके अलावा जो आपका केरल में ओनम होता है, मकर विलक्कू होता है, बीसू होता है, त्रिशूर पूरम होता है। ये 4 गो त्योहार है जो फेमस है केरल का। ओनम जो है 10 दिन तक मनाया जाता है। मकर विलक्कू जनवरी महीना में मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। इसके अलावा बीसू जो है ये केरल का जो है हैप्पी न्यू ईयर है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो अगला है कि रामेश्वरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो ये पांड्या ने करवाया था। पांड्य की राजधानी मदुरई है। तंजौर के मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। अब आते हैं थोड़ा सा और, महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफा है इनको संरक्षण किसका प्राप्त हुआ था, तो राष्ट्रकूट का प्राप्त हुआ था, कृष्ण प्रथम का। इसके अलावा पद्दाकल का जो जैन मंदिर है ये कौन बनवाए थे, राष्ट्रकूट बनवाए थे। लेकिन मैंने बता दिया है कि पद्दाकल जो है मंदिरों का समूह है, तो अधिकांश मंदिर जो है आपको जैन नहीं बनवाए हैं, लेकिन राष्ट्रकूट नहीं बनवाए। राष्ट्रकूट एकलौता मंदिर बनवाया है जो जैन धर्म से बिलोंग करता है। आप लोग बताइए कि विटामिन बी की कमी से फिर से पूछा था क्या, फिर से पूछा था। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो है इसका पूरा फैक्ट सहित जो है व्याख्या कर दिया हूं। इसके अलावा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट फिर से क्या पूछा गया था, है ना, ये भी बच्चे बताए हैं। तो ये भी बता चुके हैं इससे पहले, नीलगिरी वाला। और सबसे जो बड़ा ऊंची चोटी है ये आपका नैमुदी है साउथ इंडिया का, और साथ ही साथ वेस्टर्न रीजन का भी। और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है। इसकी टोटल हाइट जो है 85-86 मीटर है। तो ये सभी के सभी बात मैं आपको बता चुका हूं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिनको एग्जाम देना है, ठीक है। इससे तुरंत ही बाद आ रहा है कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो। जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी।